हेलो, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज सभी के लिए मेरा गुड मॉर्निंग और सभी के लिए अच्छी सी शुरुआत है। और जैसे सभी को पता है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम जैसे CPO SI के चल रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के हिसाब से अब SSC CGL के एग्ज़ाम जो हैं वो कि दिसंबर में है। SSC CGL का जो एग्ज़ाम है, SSC CGL का जो कि एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टाइम नहीं है। उसमें अभी कितना टाइम है, मात्र दिसंबर में है। वो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जबकि हमारा जनवरी में SSC GD का एग्ज़ाम होगा। SSC GD का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फरवरी या मार्च में किसका हो जाएगा, 10+2 का एग्ज़ाम होना निर्धारित है। तो इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत कीजिए। मेहनत करने से सब कुछ होगा। खैर, आज क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, संडे स्पेशल इसीलिए इसका नाम है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको दिखता ही होगा जनरल नॉलेज वर्ल्ड में, या फिर आप एक हैंडल डाल सकते हैं कि ऐट द रेट में अगर जाएंगे तो GKW 1998 करके सर्च करें तो ऊपर आ जाएगा। खैर, देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि गरुड़ एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। गरुड़ एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, गरुड़ एक्सप्रेस जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं MS धोनी। MS धोनी तो सभी को पता ही है कि मिस्टर कूल इसे कहा जाता था मिस्टर कूल। भाई, ये MS धोनी है, उनका नाम ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गरुड़ एक्सप्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्री8 लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ये शब्दावली है। क्री8 जो है हमारा, ये जो क्री8 है ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये 100% पूछा जाएगा आपसे कि क्री8 क्या है। तो ये क्रिप्टो इंडेक्स है, भारत का पहला है क्री8। और किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया था? ये कॉइनस्विच कुबेर ने यह लॉन्च किया है। जबकि हम बात करें, कॉइनस्विच कुबेर ने लॉन्च कर दिया। RBI की बात करें तो RBI भारत का मुख्य बैंक है, जो बैंकों का बैंक जिसे कहा सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। 1934 का इसका एक्ट था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। जबकि हम देखें इसमें कौन सी योजना थी, तो वो थी हिल्टन यंग योजना के नाम से। हिल्टन यंग योजना के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में पूछा जाता है कि पहले इसका मुख्यालय कहाँ था और अब मुख्यालय कहाँ है। तो पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? पहले इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। कोलकाता में इसका मुख्यालय था। लेकिन अब कहाँ पर है? अब 1937-38 से इसका मुख्यालय मुंबई में बना दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सेबी जो है, सेबी इम्पोर्टेंट है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? इसका उल्टा हिसाब है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना हुई थी हमारी 1988 को हुई थी इसकी स्थापना। 1988 को इसकी स्थापना की गई। जबकि इसका जो अधिनियम तो सबको पता होता है। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1992 का इसका अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 नए वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को या आंध्र प्रदेश को? देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़ चर्चा में है कि मध्य प्रदेश में अभी कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना है। तो वो होता है हमारा दुर्गावती। याद रखें इसे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन अपने आंसर 12 नए संरक्षण और 3 नए वन्यजीव अभयारण्य जो मिले हैं वो किसे मिले हैं? वो महाराष्ट्र को मिले हैं। महाराष्ट्र को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 100% एग्जाम में छपेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, मतलब कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिसे मनाया गया था अमृत महोत्सव के नाम से मनाया गया। तो उसमें एक राजदूत नियुक्त किया गया। सीजन ऑफ कल्चर के
राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि किसे नियुक्त किया गया है, पंडित रविशंकर को, AR रहमान को, दीपिका पादुकोण को, या कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर जो होता है हमारा वो होता है AR रहमान। AR रहमान, जिसे मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है, मद्रास का मोजार्ट भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दिवसीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड किस टीम के पास है। एक दिवसीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला का विश्व रिकॉर्ड किस टीम के पास है। भारत के पास है, इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, दक्षिण अफ्रीका के पास है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने ही बनाया था, जो कि लगभग 481 रन है 50 ओवर के क्रिकेट में। 50 ओवर के क्रिकेट में लगभग 481 या 479 रन इनके हैं, जबकि फर्स्ट रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है और सेकंड रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होना अनिवार्य है। इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होना अनिवार्य है। 20% पे, 23% पे, 33% पे या 50% पे। देखिए हमारी जो नई वन नीति जो है वो कब आई थी, 1988 को आई थी। नई वाली वन नीति 1988 को नई वन नीति आई, जबकि 1952 में एक वन नीति आई। 1952 में, ये सही से दिख नहीं रहा है। देखिए वन नीति जो आई थी वो आई थी सबसे पहले 1952 में जो वन नीति आई, लेकिन इसमें चेंज करके ये नई वाली वन नीति जो आई थी वो 1988 में आई थी। उसके हिसाब से किसी भी जगह पे अगर 33% अगर वन है, 33% वन है तो वो सही है। अगर 33% है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा से संबंधित है। कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। इससे पहले हमको जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो था, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसका अनुमान लगाया। दादा भाई नौरोजी, उनकी एक पुस्तक थी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि आई थी लगभग 1966, 67 या 68 में यह पुस्तक आई थी। इसमें गरीबी का सबसे पहले, इनमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया सबसे पहले। तब उन्होंने कहा था कि 20 से 22 रुपये यहाँ पे राष्ट्रीय आय बताई गई थी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारी है कौन सी समिति जो है गरीबी रेखा से संबंधित होती है, वो होती है हमारी, देखिए यहाँ पे आबिद हुसैन समिति जो है वो कि भारी उद्योगों से संबंधित है, वो भारी उद्योग से संबंधित हो जाती है। जबकि हम बात करेंगे मंडल आयोग की तो यह आरक्षण से संबंधित हो जाती है, आरक्षण से संबंधित होती है। जबकि पुंछी आयोग की बात करें तो यह राज्यपाल से संबंधित है, यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। जबकि सही आंसर इसका होगा सुरेश तेंदुलकर समिति। इसके अतिरिक्त और भी समितियाँ बनी थीं, इसके अतिरिक्त और भी समितियाँ थीं जो गरीबी से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त और भी समितियाँ हैं, जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे लकड़ावाला समिति थी। यहाँ पे लकड़ावाला समिति जो थी, यहाँ पे लकड़ावाला समिति वो भी गरीबी से संबंधित हो जाती है, वो भी गरीबी से रिलेटिव है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा इनमें से किसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई। इनमें से किसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल आयोग या चुनाव आयोग। देखिए सभी को पता है कि चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 में होता है, अनुच्छेद 324 में होता है और 1950 में इसकी स्थापना की गई। जबकि हम देखें राष्ट्रीय जल आयोग, इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत की गई। कब की गई, 1956 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1964 को।
1964 को इसकी स्थापना की गई। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। जबकि हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की तो इसका सही आंसर होगा, और ये कब की गई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है? किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सिंधु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। जबकि हम बात करें अगर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति भी पूछी जाती है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह होती है चेमा युंगडुंग हिमानी से। चेमा युंगडुंग हिमानी है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। जबकि हम बात करें अगर इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। जैसा कि हम देखें जिया बरेली इसकी एक सहायक नदी है। जबकि हम देखें अगर इसकी एक तो दिहांग ही हो जाती है, दिहांग के बाद ये मिलती है। एक हम देखें लोहित हो जाती है, एक हम देखें इसकी लोहित हो जाती है। एक हम देखें तो इसकी घनशिरी हो जाती है, एक हम देखें तो इसकी पुथीमारी हो जाती है, पुथीमारी आदि इसकी सब सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वायसराय की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनी हुई है? किसकी समाधि, वायसराय कौन सा है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में बनी हुई है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम बात करें तो अपना आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एक ऐसा बंदा है जिसकी समाधि जो दूसरी बार जब दूसरी बार ये भारत में आया तब इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी हत्या कर दी गई और वहीं पर इसकी समाधि बना दी गई। जबकि लॉर्ड मेयो भी पोर्ट ब्लेयर में इनकी समाधि है। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। जबकि लॉर्ड डलहौजी को हम बात करें, ये दोनों इनकी समाधि भारत में नहीं है। जबकि हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो यह व्यपगत सिद्धांत के लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुग़ल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? किस मुग़ल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या दारा शिकोह ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो वो कि एक पत्थर पर बैठकर अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने करवाया था? वो करवाया था अकबर ने। राज्याभिषेक करवाया पत्थर पर बैठ के अकबर ने। जबकि हम बात करें अगर शाहजहां को तो इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र शाहजहां को कहा जाता है। जबकि अपना सही आंसर है जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। जबकि दारा शिकोह ने एक पुस्तक लिखी थी, दो समुद्रों का संगम पुस्तक जो है वो दारा शिकोह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सोशल मीडिया ऐप ने गुम हुए बच्चों को ढूंढने के लिए अम्बर अलर्ट पहल शुरू की है? अम्बर अलर्ट एक पहल शुरू की है, वो किसने की है? व्हाट्सएप ने, इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने या फेसबुक ने? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए एक पहल जारी की गई जिसका नाम है अम्बर अलर्ट, वो किसने चालू की? वो कि इंस्टाग्राम ने यह चालू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा जारी योजना कौन सी है? हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा जारी योजना कौन सी है? SMB साथी है, डिजी साथी है, एम्बर अलर्ट है या कोई नहीं? देखिए इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया है कि ये किसने चालू की है। ये चालू की है इंस्टाग्राम ने। जबकि हम बात करें अगर डिजी साथी की तो डिजी साथी जारी की है हमारे RBI ने जारी किया है डिजी साथी। जबकि अपना सही आंसर क्या है? SMB साथी जो है व्हाट्सएप ने शुरू की है, SMB साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबर ने अपनी पुस्तक तुझे के बाबरी में किस शासक को भारत का सर्वकालिक महान शासक बताया था? बाबर ने अपनी पुस्तक तुझे के बाबरी में
किस शासक को भारत का सर्वकालिक महान शासक बताया था। देखिए यहाँ पे बात आती है किस शासक को बताया, तो वो बताया था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान शासक बताया था। जबकि कृष्णदेव राय की हम बात करें तो यह तुलु वंश से हो जाते हैं, तो कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलु वंश से हो जाते हैं। जबकि इनकी एक पुस्तक है आमुक्त माल्यपद है, जो कि राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रक की खोज जो है वो किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या कोई नहीं। देखिए रॉबर्ट हुक की बात करें, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने खोज को की थी, वो की थी कोशिका की खोज की थी। जबकि अपना आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने ही हमारे न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जबकि मेंडेल को हम कहते हैं, मेंडेल ने आनुवंशिक नियम जो दिए थे वो दिए थे। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छनक छम नृत्य कहाँ किया जाता है। छनक छम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में छनक छम नृत्य किया जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में ही बौद्ध लोगों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम क्या है? तो उस नृत्य का नाम हो जाता है छम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया नृत्य कौन सा है? हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया नृत्य कौन सा है? देखिए भारत की हम बात करें अगर, तो भारत में हम देखें तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो हो जाते हैं 8। जबकि हम देखें शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो जाती हैं? तो वो हो जाती हैं 6। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं और शास्त्रीय नृत्य अब 8 हो गए हैं। पहले 7 थे, प्लस 1 अब जुड़ गया है तो 8 हो गए हैं। तो इनमें से कौन सा जुड़ा है? तो इनमें से जुड़ा कौन सा है? वो जुड़ा है यक्षगान इनमें से जुड़ा है। जबकि हम बात करें अगर यक्षगान की, तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। अच्छाई की जीत दिखाता है यह बुराई पर, मतलब कि अच्छाई की जीत दिखाता है बुराई पर। जबकि हम बात करें एक नृत्य और होता है कर्नाटक में, जिसे हम कहते हैं बडागू टिट्टू जो नृत्य है, बडागू टिट्टू नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है, जो कि दक्षिण कर्नाटक में होता है। और इस यक्षगान की यह एक पाठ के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि मातृत्व अवकाश प्रदान करता है? मातृत्व अवकाश मतलब कि मैटरनिटी रिलीफ जो है वो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 18, 17, 42 या 72। तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में है। क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। जबकि हम बात करें 18 में, तो इसमें उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से कर दिया गया। जबकि हम बात करें 17 से, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया। जबकि हमारा सही आंसर होता है 42। जबकि हमसे पूछ ले कि अनुच्छेद 42 जो है वो किस भाग के अंतर्गत आएगा, तो यह नीति निर्देशक तत्व है। यह एक नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं, जो कि हमारे 35 से लेकर 51 तक ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली तेल शोधनशाला किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली तेल शोधनशाला किस वर्ष स्थापित की गई? 1975 को, 1901, 1954, 1953। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए 1975 की बात करें तो इसकी स्थापना की गई, NTPC की स्थापना
एनटीपीसी की स्थापना 1975 को हुई। जबकि हम बात करें अगर एनएचपीसी की भी स्थापना 1975 को की गई। जबकि हम बात करें अगर 1953 की, 1953 में क्या हुआ कि भारत की पहली ट्रेन चली थी, भारत की पहली ट्रेन चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पूछा जाता है, तो यह चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कितनी किलोमीटर की, तो 34 किलोमीटर की दूरी पर यह चली थी। जबकि हम बात करें अगर अपने आंसर की, तो हो जाता है 1901, मतलब 1901 में। जबकि 1954 में दूसरी की स्थापना की गई, जिसे हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, पहली वाली की, तो यह असम में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चीनी के उत्पादन में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। हाल ही में चीनी के उत्पादन में शीर्ष पर कौन पहुंच गया है। अब ये पता होना चाहिए कि पहले कौन था। पहले था उत्तर प्रदेश, जो कि अब दूसरे नंबर पर हो गया। अब पहले नंबर पर कौन है, अब महाराष्ट्र पहले नंबर पर हो जाता है। जबकि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यह सब्जियों के उत्पादन में अब पहले नंबर पर आ गया है। सब्जियों के उत्पादन में प्रथम है। और सेकंड पे कौन आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। सेकंड पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल को पछाड़कर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पर प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है। असम में, केरल में, पंजाब में या कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होता है केरल। केरल में त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है। जबकि केरल में अभी कुछ टाइम पहले यहाँ ओणम मनाया गया था। यहाँ ओणम मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। इनमें से कौन सा हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। देखिए, ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं तिब्बत हिमालय, क्योंकि तिब्बत में ज़्यादा स्थित है, इसलिए हम तिब्बत हिमालय इसे कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। जबकि अपना सही आंसर होता है शिवालिक। शिवालिक सबसे बाहरी भाग होता है और यह शुकर पृष्ठ की भांति दिखता है। शुकर पृष्ठ की भांति दिखता है। जबकि आबू पर्वत इसका भाग नहीं है। आबू पर्वत हिमालय का भाग नहीं है, यह राजस्थान में स्थित है और अरावली का भाग हो जाता है। आबू पर्वत जो है हमारा, वो अरावली का भाग होता है। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली पहाड़ी उनका भाग हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर ट्रांस हिमालय सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो है, ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो है वो काराकोरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास चारागाह क्या कहलाते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास चारागाह क्या कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये पेपर में ज़रूर आएगा, 100% गारंटी है। ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होता है प्यार। प्यार कहा जाता है उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदानों को। जबकि दून एक प्रकार की घाटियाँ होती हैं, ये घाटियाँ होती हैं। जबकि हम बात करें अगर सवाना की, सवाना तो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, घास के मैदान होते हैं। जबकि हम बात करें अगर सोलवास की बात करें हम, तो यह उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये एक तरीके के वन है सोलवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला मार्शल आर्ट कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला मार्शल आर्ट कौन सा है। गतका है, खराती है, कलियरी पट्टू है या कोई नहीं है। देखिए, हमारा सही आंसर इसमें से क्या होगा। जो हमारा कलियरी पट्टू है वो फेमस है, केरल का बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक प्रकार के कराटे के टाइप का ही होता है मार्शल आर्ट जो है। जबकि अपना गतका जो है वो पंजाब में किया जाता है, गतका पंजाब का है। जबकि अपना सही आंसर खराती है। हिमाचल प्रदेश में मार्शल आर्ट का जो रूप है वो है खराती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की फास्टर, त्रिपुरा अर्नवेद लर्न, महाराष्ट्र का जिव्हाला, झारखंड की सहाय। देखिए ये राज्य दिए गए हैं जबकि ये योजनाएं दी गई हैं, तो अब बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में फास्टर, त्रिपुरा में अर्नवेद लर्न ये सही है, महाराष्ट्र की जिव्हाला सही है, झारखंड में सहाय सही है। तो गलत कौन सी है? तो गलत है हमारी उत्तर प्रदेश फास्टर। जबकि फास्टर जो है वो एक पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति, कृष्णदेव राय, आमुक्तमाल्य पद, अलबरूनी, किताबुल हिंद। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, बात सही है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य पद लिखी है, बात सही है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, बात सही है। तो अपना आंसर क्या होगा? कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? कोई नहीं, मतलब कि लास्ट है, इसमें गलत कोई सा भी नहीं है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। खैर आज के लिए इतने ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो और अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो, दमदार वीडियो आपके पास पहुँच चुकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिससे कि सभी लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए और टाइम से आपके पास वीडियो पहुंच चुके। जो कि मैं रोज़ 9:30 बजे सुबह में वीडियो लेकर आता हूं आपके लिए। तो अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जबकि हम मिलते हैं दूसरी क्लास में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।